नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज दरअसल हमारा द्वितीय दिवस है नवरात्रि का और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। त्याग, समर्पण और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भी माना जाता है हमारा ये पूरा का पूरा पर्व, जो भी 9-10 दिनों तक चलता है। और जानते होंगे भगवान राम श्री कृष्ण भगवान राम के बारे में जो है ये पूरा का पूरा हमारा जो है 7-8-10 दिन जो भी चलता है पूरा का पूरा। और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, है ना। कहते हैं ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। मर्यादा यानी कि जो मर्यादित रहता है अपने आप में, है ना। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, ठीक है। और श्री शब्द किसके सामने लगाया जाता है? जो रिस्पेक्टेबल होता है अपने आप में, जो सम्माननीय होता है। श्री शब्द का इस्तेमाल कई बार लोग कहते हैं कि श्री शब्द का इस्तेमाल हम लोग अपने बड़ों से करते हैं। नहीं, हम अपने छोटों के लिए भी श्री का और आप शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आप बड़े लोगों को लगाना चाहिए। नहीं, आप शब्द क्या है? सम्माननीय। ठीक उसी प्रकार से श्री शब्द क्या है? सम्माननीय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना। तो अपने को ठीक उसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए जिस प्रकार से मर्यादित रह करके, जिस प्रकार से जो है अपने कर्मों को करते हुए भगवान श्री राम ने अपने कर्तव्यों का जो है निभाया, अपने कर्तव्य को। चाहे वो राज धर्म की बात हो, चाहे राष्ट्र धर्म की बात हो, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, अपने आप पे जो उनके कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया। ठीक उसी प्रकार से जो है आपको भी करना है। आपको अपने अंतःकरण, सुन लीजिए ध्यान से ये बात, इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। आप अपने अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों को अगर हम कर्म में लगाएंगे, सुकर्म में लगाएंगे, सुकर्म, ठीक है। बाह्यकरण और अंतःकरण क्या होता है? बाह्यकरण ये जिसके पास ये दोनों हाथ जो है क्या है, अगर समझिए कि अगर सही है, दोनों हाथों की अगर 5-5 उंगलियां, 10 उंगलियां अगर आपकी सुरक्षित हैं, दोनों बाजू अगर आपके सुरक्षित हैं, आप दुनिया के सबसे धनी और सबसे जो है कर्मठ व्यक्ति कहलाएंगे। क्योंकि इन बाजुओं में वो ताकत है, इससे आप कलम पकड़ सकते हैं, इससे आप हथियार पकड़ सकते हैं, इससे आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं, इससे आप दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इनमें क्या है? ताकत है। और इन्हें क्या कहा गया है? ये क्या है? हमारे एक तरीके से हमारे जो हमारे अंतःकरण है, ये हमारे वाह्यकरण है। ये वाह्यकरण और अपने भीतर जो आपकी मन और आपकी आत्मा है, जो जब इस वाह्यकरण को अपने अंदर के अंतःकरण से आप मिला करके उसको कर्मों में लगाएंगे, यानी कि सुकर्म में लगाएंगे, विकर्म और कुकर्म में नहीं। अगर कर्म में सु लगा दीजिएगा उपसर्ग तो क्या हो जाएगा? सुकर्म हो जाएगा। अगर वि उपसर्ग लगा दीजिएगा तो विकर्म हो जाएगा। कु उपसर्ग लगा दीजिएगा तो कुकर्म हो जाएगा। एक देखिए, शब्द एक ही है कर्म, लेकिन कर्म में अलग अलग उपसर्ग लगाने से अलग अलग प्रकार का अर्थ निकलता है। इसे ध्यान रखना। अगर अपने वाह्यकरण अर्थात अपने हाथों, अपने बाजुओं की ताकत को अपने अंतःकरण अर्थात अपने मन, आत्मा और मस्तिष्क के साथ अगर आप तालमेल बिठाएंगे तो वह कर्म क्या कहलाएगा? सुकर्म कहलाएगा। और कर्म की प्रधानता को पहचानते हुए उसके परिणाम के बारे में सोचिए कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आपको अपना अंतिम चयन लेना है। यानी कि अपने पहला अपना कर्म निर्धारित करिए कि मेरा कर्म आरओ बनना है, मेरा कर्म जो है आईएएस या पीसीएस बनना है। तो कर्मों का निर्धारण करिए और कर्मों के परिणाम अर्थात आपको सिलेक्ट होना है इस परीक्षा में, वह भी सोचिए। तो कर्मों का निर्धारण करिए, कर्मों के परिणाम के बारे में सोचिए और उसके लिए क्या करिए? सुकर्म करिए, अर्थात अपनी पढ़ाई करिए और फिर देखिए कि कैसे आपको सफलता नहीं अर्जित हुई। तो आज मैं नवरात्र के द्वितीय अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि त्याग और समर्पण के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई में लगे। अभी हाल ही में आरओ का एग्जाम हुआ, डेफिनेटली बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था या जो लोग फेल हो गए, एग्जाम में नहीं प्री हो पाया, वो लोग अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को पहचानिए और पुनः से एक नए मनोयुग के साथ में पूरी कर्मठता के साथ, सुकर्मों के साथ में आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चलिए बिना देरी के बाद के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आज हमने कराए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आपका टारगेट अगले साल का हमारा आरओआर का एग्जाम होगा जो कि 2026 में आने वाला है, उसके लिए आप चाहें तो अभ्युदय बैच प्री प्लस मेंस के नाम से जो डिकोड एग्जाम पर बैच चलता है, आप चाहें तो इस बैच को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और इसके लिए यहां पर नीचे कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किए गए हैं, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अभी आप जानते होंगे कई सारे प्रश्न विवादों में रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी प्रयागराज में इसके लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं कि वो लोग एक जो है एक संगठित रूप से जो आयोग की क्या प्लानिंग है उस पर जो है
बातचीत करें और अपनी कार्यप्रणाली को आगे सुधारें। इसमें अगर आपका भी कुछ सहयोग अगर हो सकता है, निश्चित तौर पर आप सहयोग कीजिए, सकारात्मक सहयोग कीजिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी वाणी में उतना दम होना चाहिए कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई भी हो, आपके बातों के वजन के आगे झुक जाए। इसलिए युवा में वह शक्ति है, कहते नहीं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आयोग में इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है, आयोग के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं में रह करके कुछ ऐसा कार्य न करें। संवैधानिक दायरों में रह करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। इसके लिए आप जो कुछ भी आप सहयोग कर सकते हैं, अन्य छात्र भाइयों का जो भी प्रयास कर रहे हैं प्रयागराज में, आप उनका सहयोग निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर आज हमने 200 कर लिया था, 201 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 250 प्रश्नों तक हम करेंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि घटना चक्र जो अभी मार्केट में, सॉरी ये घटना सार जो आई है मार्केट में, आप अगर कहें तो उसके प्रश्नों को भी करा दिया जाए। अगर आप कहेंगे तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। आज का पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कोष, ये आप जानते होंगे चर्चाओं में रहता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आप बताइएगा कि राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कोष 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से क्या करना है, आपको सही कथन का चयन करना है बॉस। नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट यह है कि यह जलवायु परिवर्तन प्रभावित किसानों और समुदायों की मदद के हेतु बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते होंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, एक बड़ा मुद्दा है, और जलवायु परिवर्तन होने से क्या होता है, किसानों की जो उत्पादन क्षमता होती है, उत्पादक जो क्षमता होती क्या होती है, गिर जाती है। निश्चित तौर पर इससे किसानों को एक बहुत ज्यादा नकारात्मक असर उसकी अपनी फसलों में देखने को मिलता है। सरकार उनकी मदद के लिए इस प्रकार की कोष की क्या की है, स्थापना किया है उसने। इसमें ग्रीन इंश्योरेंस योजना भी शामिल की गई है। बिल्कुल सही बात है। यह केवल हिमालयी राज्यों तक सीमित है, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। जलवायु परिवर्तन केवल हिमालयी क्षेत्रों में है ऐसा तो नहीं है। जलवायु परिवर्तन तो वैश्विक समस्या है अपने आप में, और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका इंपैक्ट निगेटिव दिखाई देता है। ऐसे में सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो है जलवायु जो कोष है अपने आप में उसकी स्थापना की थी, यानी अल्टीमेटली किसानों की सहायता के लिए। तो आप देखेंगे तो एक कथन सही है, 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कि राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कोष 2025 का अर्थ है भारत सरकार द्वारा अगस्त 2015 में स्थापित राष्ट्रीय अनुकूलन कोष, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन लागतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी निगेटिव इंपैक्ट जो पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसानों को जलवायु परिवर्तन का नुकसान कैसे होगा, सिंपल सी बात है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। क्या मैंने कहा था आपसे, मैंने कई बार इस बात को समझाया है कि क्या जलवायु परिवर्तन क्या होता है, मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन। मौसम में, ठीक है, इसको लिख लेना, दीर्घकालिक परिवर्तन, दीर्घकालिक परिवर्तन। अब सिंपल सी बात है, अगर मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन की अगर बात होगी तो तय समय सीमा पर जो है ना बारिश होगी, ना गर्मी होगी, ना जाड़ा होगा, ना कोई सामान्य मौसम होगा। ऐसे में क्या होगा कि जब वर्षा होनी चाहिए थी तो क्या होगी बॉस, तब गर्मी होगी आपकी, ठीक है, और जब गर्मी होनी चाहिए तो क्या होगा, नॉर्मल मौसम होगा। यानी कि किसानों के फसल के लिए जैसा मौसम या जैसी ऋतु की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, किसानों की फसल में क्या होगा, उत्पादन ही नहीं होगा किसान की फसल से। तो अगर उत्पादन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है किसान गरीब हो जाएगा। भाई अगर खेत में उसके फसल ही नहीं पैदा होगी तो सिंपल सी बात है नुकसान तो उसका होना तय है। ऐसे में किसानों की सहायता के लिए जो है क्या किया जाता है, ये सहायता कहती है। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, जलवायु परिवर्तन सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रमुख कारण है। आप कहेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, वह ग्रीन हाउस गैसेस से होता है। आप कहेंगे सर ग्रीन हाउस गैसेस कहां से आती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनसे जो जहरीली गैसें निकलती हैं वह होती है। आप नुकसान के तौर पर डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अर्थात फसल की कटाई, वनों की कटाई करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की अंधाधुंध कटाई, किसके लिए, इंसान अपने उपभोग के लिए, अपने कारखानों को लगाने के लिए, अपने रहने के लिए करता है। तो निश्चित तौर पर CO2 का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। CO2 का अगर निष्कर्षण होगा तो निश्चित तौर पर जो है क्या होगा, जो है जलवायु में ग्लोबल वार्मिंग जैसा इंपैक्ट दिखाई देगा।
अब ग्रीन हाउस गैसेस भी कई बार आप एग्जाम पूछा जाता है, जैसे आपका NO2 हो गया, CO2 हो गया, CS4 हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि पृथ्वी को तप्त करने का काम करती हैं। पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और ग्लेशियर के पिघलने से भी व्यापक स्तर पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यह सब बातें आपको जाननी और समझनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, लेकिन अभी और इसमें और 2 पॉइंट है। यह कोर्स विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और समुदायों के लचीलेपन को बढ़ाने पर केंद्रित, यानी कि जो भी सेंसिटिव जोन है क्लाइमेट चेंज वाले, जहां पर इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देता है, वहां के लिए विशेष तौर पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन कीजिए। नंबर 1 क्या है? 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री 30% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा, जो पॉल्यूशन हमारा होता है, क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है क्या होगा, वो लेस होगा। और पॉल्यूशन के लेस होने से क्या होगा बॉस, जो हमारी ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। और ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आएगी, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा जो भूमंडलीय तापमान है, यानी कि जो ग्रीन हाउस जो इंपैक्ट है वो क्या होगा, कम होगा। और ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट अगर कम होगा तो क्या होगा, उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इस क्लाइमेट चेंज में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो एक बड़ा जो है फायदा होगा। और सरकार आप जानते हो कि वैसे भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खूब फोकस कर रही है, ऐसे ज्यादा स्रोतों पर फोकस कर रही है जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। उसमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है आपका, इसी तरीके से हाइड्रोजन व्हीकल्स भी है। हाइड्रोजन का पहला ट्रक अभी हाल में गुजरात में जो है बनाया गया, आप जानते हो कि पहली कार भी हाइड्रोजन कार अपने आप में बनाई गई है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सरकार की उस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं, जिसमें सरकार ने 2030 तक जो है कई सारे लक्ष्य हासिल किए हैं। उन लक्ष्यों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात जो हमारे जो 17 जो गोल निर्धारित किए गए थे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उनको भी पाने का एक लक्ष्य है। दूसरा आप जानते होंगे 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, ये इन प्रयासों में यह भी शामिल है। और 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो रखा गया, उनमें भी यह सब प्रयास जो है क्या है, सम्मिलित है। आगे मिशन में बैटरी रिसाइकलिंग पर भी जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। आप जानते होंगे ये अपने आप में ई वेस्ट के रूप में आता है, तो बैटरी जो हम लोग फेंक देते हैं उसको रिसाइकिल करके उसका उपयोग पुनः किया जा सके, इसके लिए प्रयास किया गया, ठीक है। तीसरा, मिशन में केवल दोपहिया वाहनों तो सीमित है नहीं बॉस, दो पहिया ही नहीं बल्कि 4 पहिया 2 पहिया दोनों इसमें शामिल है, यानी कि यह कथन क्या आपका रॉन्ग है। चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु PLI योजना लाई गई है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सड़क पर चला दिया तो अगर बीच में किसी की गाड़ी में चार्जिंग खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, तो भैया चार्जिंग पॉइंट तो होना चाहिए कहीं कहीं पर। और चार्जिंग पॉइंट ही नहीं रहेगा बॉस, तो इंसान इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदेगा। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसके लिए यह भी चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही और 4 सही, यानी कि विकल्प के तौर पर देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही बात जो हमने आपको बताई भाई, जस्ट आगे बढ़ते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बॉस, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, मतलब कि रॉन्ग कौन सा इसमें जो है मैच कर रहा है। नंबर 1, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। सुशासन दिवस क्यों मनाया जाता है, डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, है ना। दूसरा, रानी वेलु नाचियार जयंती 3 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को और अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल को। अब जरा मुझे तुरंत फटाक से आंसर करके बताइए। मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय या 30-40 सेकंड का समय देता हूं, इसमें से आप मुझे तुरंत बताइए कि इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो गलत मैच है, ये आपको बताना है। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम और अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। क्योंकि पहले एग्जाम में क्या होता था, एक ऑप्शन दिया, पूछ लिया आपसे कि बताओ यह दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए बॉस कि भैया इसका आंसर होगा क्या। एक्चुअली में लेट मत करिए, चैटियाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं आप लोग। अब यहां पर बताइए कि क्या होगा उत्तर, देखते हैं। गर्लफ्रेंड को फोन लगा लीजिए बॉस, उन्हें पूछ लीजिए, या बॉयफ्रेंड से फोन लगा लीजिए, पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, ठीक है, पूछ लीजिए। ऐसे उनसे तो हर एक बात पूछते होंगे, बताइए बाबू ये क्या करें, ये करें कि ना करें। तो अब ये प्रश्न की बारी है, तो इसी बहाने पढ़ाई की बात कर लीजिए बॉस, है ना। या अपने भाई बहन से पूछ लीजिए, अपने फ्रेंड से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, पूछ के बताइए मुझे, या गूगल कर लीजिए बॉस, बताइए। लेकिन क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली, कौन सा विकल्प इसमें क्या है, गलत है, बताइए। डी वाला गलत है। आप कहेंगे अच्छा सर, तो आप मुझे बताओ कि अगर ये अंबेडकर जी की जयंती अगर 12 अप्रैल को नहीं होती है तो
तो अब मुझे बताओ कि अंबेडकर जयंती कब होती है, अब बताओ मुझे। तो अगर आप ये जान गए होंगे कि अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल को नहीं मनाई जाती है, तो आप यह भी जान गए होंगे कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अब वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भैया कब मनाई जाती है। बस हो गया बॉस, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलिए और ये एक्चुअली में जो एक क्वेश्चन था वो रानी वेलु नाचियार जयंती जो है उनके बारे में था, इसलिए प्रश्न मैंने बनाया था इसको। रानी वेलु नाचियार, इनके बारे में आपको 2-4 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करते तो उनका जन्म रानी वेलु नाचियार जी का 3 जून 1730 को हुआ था। निधन इनका होता है 25 दिसंबर 1796 को। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने वाली पहली भारतीय रानी थी अपने आप में। ये एक बड़ी बात है अपने में। कौन? ये जो रानी वेलु नाचियार जी हैं, ये अपने आप में जो है एक महानतम स्थान रखती हैं। हम महिलाओं को अब बाहर नहीं निकलने देते हैं, आजकल पढ़ाई नहीं करने देते हैं, तुरंत फटा से लड़का देख करके शादी करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि उस समय जो है तो तत्कालीन जो हमारी महिलाएं रही होंगी उस समय उन्होंने कितना बेहतर कार्य किया। उन्हें वीर मगई के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शक्तियों से लड़ने के लिए वह अपनी पुत्री की याद में एक सशक्त महिला सेना तैयार की थी, जिसका निधन अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान हो गया था। ऐसा माना जाता है कि मानव बम का उपयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया था। अब आप सोचिए कि कितने ज्यादा ये क्या थे जो है अपने आप में एक्टिव रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका सी नंबर ऑप्शन है, मतलब ये जो है 204 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अभी तेलुगु भाषा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि तेलुगु भाषा को डिजिटल भाषा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आप बताइएगा कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब अगर आप विकल्प पर फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, भाषाओं को लेकर के कई बार प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा आप लोग कि भाषा विवाद भी एक बड़ी समस्या के रूप में है और आपके पीसीएस और यूपीएससी के मुख्य परीक्षाओं में अक्सर ये भाषाओं पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके पहले भी हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ पॉइंट कहा था ना, जो रॉन्ग स्टेटमेंट था। ध्यान रखिएगा कि पीसीएस और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के बीच में जो द्वंद्व था उन पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और कई बार हमने आपसे कहा है कि अपने आधुनिक भारत के इतिहास में आप कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, तिलक जी हो गए, आजाद हो गए अपने आप में, भगत सिंह हो गए। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए अपने आप में। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर प्रश्न बहुत बनता है, तो ऐसे नामों को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर इनके स्टेटमेंट को कहीं पर आप कोट करते हैं तो वह जो आपका उत्तर होगा या जो निबंध होगा आपका वो बहुत बेहतर होगा। तो यह भी बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, चलिए। तो विश्व तेलुगु सम्मेलन, तेलुगु भाषा को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह साहित्यिक दिग्गज इसमें भाग लेते हैं और भाषा के प्रसार और संरक्षण तथा तेलुगु भाषा नीति की वकालत पर अपने विचार भी साझा करते हैं। तेलुगु भाषा को डिजिटल भाषा बनाए जाने का प्रयास अभी हाल ही में किया जा रहा है और भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की मुख्य भाषा और राजभाषा भी क्या है अपने आप पे तेलुगु ही है ना। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। हालांकि आज अलग अलग राज्यों में हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है अपने आप पे, जो कि नहीं होना चाहिए। हिंदी भी अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण जितनी कि अन्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अक्सर ये विवाद चलता रहता है। अभी हाल ही में विवाद वहां पर भी था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली में, जो मेरा मानना है ना। हम एक देश के निवासी हैं और अगर हम अपने देश की भाषा बोली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर अगर हमें अपने फोकस नहीं होगा तो फिर कैसे हो, क्या होगा, दिक्कत होगी अपने आप पे। हम अपनी सांस्कृतिक और जो अन्य विविधता है उसको हम खो देंगे अपने आप पे। ठीक है, चलिए। हाल ही में 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत बन गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों या कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सही है? नंबर 1, दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की शुरुआत की थी। ठीक है, और 1984 में कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो लाइन करीब 3.4 किलोमीटर की शुरुआत हुई थी। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा? आप देखेंगे इसमें दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। इसका ऑप्शन रॉन्ग हो गया था, मतलब कि विकल्प मिस्टेक से गलत टाइप हो गया, तो इसको आप सी कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा और यहां पर विकल्प आप क्या कर लीजिएगा? सी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो की शुरुआत की थी और 1000 किलोमीटर लंबाई के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है भारत के पास है। दुनिया में 3rd नंबर पे है जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में मेट्रो है।
11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है अपने आप पे, और पिछले 10 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क में 3 गुना के साथ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अभी हाल ही में आप जो भी लखनऊ वाले होंगे वह भी जानते होंगे अपने आप में कि लखनऊ में भी जो क्या हुआ है, व्यापक स्तर पर जो है मेट्रो रेल जो भी लाइनें होती हैं उनको बिछाने का प्रस्ताव आया हुआ है, और पुराना लखनऊ आपका घंटा घर से लेकर के और वृंदावन योजना आदि तक जो है जाएगा मेट्रो, है ना, जानते होंगे आप लोग। चलिए, इसके अलावा इसमें 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं कि मेट्रो से प्रतिदिन करीब 1 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, और 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में 2.5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और 1984 में कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो लाइन करीब 3.4 किलोमीटर की शुरुआत हुई थी अपने यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट क्या है आपके, आपने ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है कभी पूछ लिया आप एग्जाम में। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन, जैव विविधता जानते होंगे, ठीक है, और जैव विविधता को आप लोग अलग से टॉपिक रेडी भी कर लीजिएगा। इसमें से इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन कई बार पूछता है, राष्ट्रीय पार्कों के बारे में, नेशनल, इसके अलावा जो भी आपकी बर्ड सेंचुरीज होती हैं, वेटलैंड्स आदि होते हैं, इनके बारे में खूब प्रश्न बनता है। तो आप एक काम करिएगा कि बायोडायवर्सिटी के चैप्टर को आज ही पढ़ लीजिएगा, एक बार डिटेल्स में रिवीजन हो जाएगा हमारे कहने पर, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है कि इसके संबंध में कौन सा कथन सही है बॉस। नंबर 1 पॉइंट कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है, किसके अंतर्गत, ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन 2025 है अपने आप में, ठीक है। दूसरा, केवल वन्य जीव संरक्षण पर शामिल नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल है अपने आप में, मतलब कि इसके अलावा जो भी अन्य जैव विविधता के अंदर जो कुछ भी शामिल होता है सब कुछ इसमें शामिल है। सामुदायिक भागीदारी पर बल दिया गया, बिल्कुल सही बात है, और वनस्पति संरक्षण भी इसमें शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 3 सही और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी कथन आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन का एक क्या है, व्यापक कार्यक्रम है अपने आप में, और इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करना और इनका संरक्षण करना, और इसके अंतर्गत जो कुछ भी चीजें होती हैं उनका क्या करना, मूल्यांकन करना, और जो भी स्वदेशी प्रजातियां आदि होती हैं उनको बढ़ावा देकर के उनका संरक्षण करना, पारंपरिक फसलों और औषधीय पौधों को भी क्या करना है, इसमें प्राथमिकता दी गई है। यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों के साथ संरेखित है। अच्छा, जरा बताओ मुझे, ये कुनमिंग जो मॉन्ट्रियल है ये क्या है, जरा बताइएगा मुझे। मैंने कई बार कुनमिंग मॉन्ट्रियल पर इस पर कई बार मैंने आपको प्रश्न कराया हुआ है, मैंने बताया भी, डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है, इसको बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्यों को संरेखित करता है, जो जैव विविधता की हानि को रोकने और जो है इस पर आगे कंजर्वेशन पर इस पर काम करता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास की थीम को बढ़ावा देता है, और भारत की जैव विविधता वर्षत स्थलों की संख्या 2025 में की शुरुआत में 48 थी। कितना, जो हमारे जैव विविधता विरासत स्थल हैं, तो इनकी स्टार्टिंग में 2025 के स्टार्टिंग में 48 इनके नंबर थे। अभी वर्तमान में कितने, एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, एग्जाम के पहले आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा। चलिए, 207 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और अब इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। राष्ट्रीय शहरी हरित नीति 2025 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो विस्तार इसमें शामिल है, जो शहरी हरित नीति है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या है, शहरी हरित पट्टियां बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। चौथा, अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, यानी कि 1 सही है इसमें, 2 सही है इसमें, और चौथा सही है इसमें। दिल्ली तक नहीं है बॉस, ये पूरे भारत तक शामिल है, यानी कि जो ये राष्ट्रीय शहरी हरित नीति है, यानी कि किसी भी शहर को इस प्रकार से जो है विकसित करना जहां पर हर प्रकार का क्या हो, अपने आप पे सुख सुविधाएं हो, यानी कि चाहे वो बात पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हो, चाहे वो अल्टीमेटली पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ही, जहां पर जैव विविधता का ध्यान दिया जाए, जहां पर पोल्यूशन पर ध्यान दिया जाए, जहां पर बाकी चीजों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए अपने आप में। तो ये इसमें आगे आप देखेंगे तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंडस फूड, ठीक है, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यह बताना है आपको। अभी हाल ही में इसका जो है आयोजन किया गया था, इसके इंडस फूड के 8वें संस्करण का, संस्करण कौन सा, ये 8वां संस्करण है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसमें से किसने इसका उद्घाटन किया है, अमित शाह जी ने किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है कि चिराग पासवान जी ने किया है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि चिराग पासवान, यानी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान 8 जनवरी 2025 को
गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का क्या किया इन्होंने, उद्घाटन किया है। चिराग पासवान डेफिनेटली आप लोग जानते हो, युवा चेहरे हैं अपने आप में। ये क्या है, तो इंडस फूड एशिया की प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी है। ये जो इंडस फूड है, जिसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा क्या किया गया है, आयोजित किया जाता है। तो ये इंडस फूड के बारे में प्रश्न बन सकता है आप एग्जाम में। चलिए, 8 से 10 जनवरी के दौरान ग्रेटर नोएडा के जो इंडिया एक्सपो है, इंडिया एक्सपो मार्ट में इंडस फूड व्यापार मेले के 8वें संस्करण के अलावा भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग के 4थे संस्करण, ठीक है, और इंडस फूड एग्रीटेक के उद्घाटन संस्करण, ठीक है, का भी इसमें जो है आयोजन किया गया। कर रहा नहीं है, खो गया तो बीत गया अपने आप में। तो ये इंडस फूड इंपॉर्टेंट एक अपने आप में आयोजन होता है, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 209 नंबर है आपके सामने ऑप्शन, ठीक है, कि भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा 209 नंबर का। राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम के संबंध में आपको असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना कि असत्य कथन इसमें से है कौन सा हो जाएगा। अब आप बताइएगा क्या होगा असत्य कथन। नंबर 1 पॉइंट कि इसमें व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा प्रावधान है, ठीक है, ओके डन। दूसरा, डेटा लोकलाइजेशन अनिवार्य है, ठीक है, आगे नेक्स्ट है, केवल सरकारी संस्थानों पर लागू है, आगे, नागरिकों की प्राइवेसी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अब आप बताइए इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा। और क्या पूछा आपसे, असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा, ये ध्यान रखिए, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा, किसके संदर्भ में, राष्ट्रीय डेटा संरक्षण जो अधिनियम है इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से जो तीसरा कथन लिखा हुआ है या केवल सरकारी संस्थानों पर लागू है, ऐसा नहीं है। तो रॉन्ग पूछा है तो फट से क्या करिएगा, सी वाले को लगा दीजिएगा टिक आप लोग, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, इसलिए। और राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिनियम को एक बार गूगल कीजिएगा तो डिटेल्स में और पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, यह अधिनियम सभी संस्थानों पर लागू है अल्टीमेटली। स्वाभिमान अपार्टमेंट पहल जानते होंगे आप लोग, है ना, किसने इसकी उद्घाटना की थी बताइए, मैंने कराया इसका आपको डिटेल्स में इस प्रश्न को। स्वाभिमान अपार्टमेंट क्या है जानते होंगे आप लोग, संभवतः जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। स्वाभिमान अपार्टमेंट के पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का आपको चयन करें। नंबर 1, दिल्ली के अशोक विहार में पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, यह योजना झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना का हिस्सा है अपने आप में, ठीक बात है। अगर मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो क्या होगा और आपके हिसाब से क्या सही होगा बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है, यानी कि दोनों कथन, ये भी सही है और ये भी सही है। ये किन के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, दिल्ली में जो स्लम एरियाज थे वहीं पर जो है स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए गए, आप जानते होंगे, ठीक है, यहां पर गरीब परिवार के लोग जो है अपार्टमेंट में रह पाएंगे और अपनी सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और ये उस स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है और इसके साथ साथ में जो यह योजना झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले गरीब लोग हैं उनको आवास की सुविधा देना ही जो एक पहल थी अपने आप में, उसी का ये क्या है पार्ट है, कौन सा, स्वाभिमान अपार्टमेंट अपने आप में, ठीक है। तो जानते हो दिल्ली में अगर आप रहते होंगे तो वहां के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। तो ये एक अच्छी योजना अपने आप में, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, घर भोजन की सुविधा मिलनी चाहिए और इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये आता है, सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है, यानी कि हर गरीब और हर किसान और हर व्यक्ति, हर युवा का जो है कि हर महिला का क्या हो, सम्मान हो अपने आप में, किसी भी रूप में हो चाहे, ठीक है। चलिए, ये देखिए चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा ही इस अपार्टमेंट की शुरुआत की गई थी, उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराना, यानी कि जो गरीब हैं अपने आप, जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी क्या है, वीक है अपने आप में। दिल्ली के अशोक विहार में ही, अशोक विहार डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, है ना, तो अशोक विहार में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। यह योजना झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास योजना का क्या हिस्सा है और इसके अंदर का 1965 इसके अंदर जो है 1675 नवनिर्मित फ्लैट शामिल हैं। 1675 जो है फ्लैट बनाए गए हैं, जहां पर पहले झुग्गी थी अब वहां पर अपार्टमेंट बन गए हैं और उन्हीं स्थानों को स्वाभिमान अपार्टमेंट का नाम दिया गया है।
यानी कि वह एरिया जहां पर बहुत सारे बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग, गरीब लोग रहते थे झुग्गी झोपड़ी में, उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके उनको अब पक्के मकान यानी कि पक्के फ्लैट दे दिए गए हैं। दिल्ली में ऐसी बड़ी व्यवस्था करना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में सरकार के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर, बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म के संबंध में आपको कथन का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, स्कूल से शिक्षा तक कोर्स इसमें शामिल है। ठीक बात है। केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई आधारित लर्निंग शामिल है इसमें, बिल्कुल ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू है, बिल्कुल सही बात है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है। तो 1 और 3 और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, बहुभाषी है अपने आप में, ये केवल अंग्रेजी तक नहीं सीमित है। भैया सिंपल सी बात, अगर डिजिटल अगर आपको एजुकेशन देना है तो क्या केवल एक ही भाषा में आप देंगे डिजिटल एजुकेशन? नहीं। और अगर एक ही में देंगे तो सामाजिक जो न्याय की जो संकल्पना है वो साकारित नहीं हो पाएगी, सोशल जस्टिस कहां हो पाएगा? एक ही भाषा में आप देंगे। हमारा देश तो बहुभाषी वाला देश है। हमारे यहाँ पर तो जातियों, संस्कृतियों, परंपराओं में सब में विविधताएं हैं अपने आप में, भाषाओं में भी अलग अलग विविधता है। तो अगर एक ही भाषा को प्रमोट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए यह एक ही भाषा की नहीं बल्कि इसमें कई भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? मैंने भी इसको कई बार आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो एसपी सिंह बघेल या अमित शाह जी या शिवराज सिंह चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से मुझे आप इसका उत्तर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही बताइए। एसपी सिंह बघेल, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री कौन है? प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल 9 जनवरी 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी करेंगे। ये करेंगे क्या? कर दिया, जारी किया। ठीक है, ये तो कुछ मैंने पहले बना दिया था। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति एक निर्देशात्मक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्ष वाली यह रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और 73 जो संवैधानिक संशोधन है के स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में भारत की यात्रा में क्या है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आप जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और पंचायती यानी स्थानीय स्वशासन एक बड़े टारगेट के रूप में सरकार के सामने रहता है कि किस प्रकार से वह स्थानीय स्वशासन को मजबूत करे। और इसके लिए 73 जो अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उसके जो भी प्रावधान है उनको सही रूप से धरातल पे साकार किया जा सके। क्योंकि जब तक हम ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, देश का विकास जो है क्या कहते हैं सुनिश्चित हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार निरंतर जो है क्या करती है, ग्रामीण उत्थान के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। गांधी जी ने भी बहुत ज्यादा जोर देकर के स्थानीय स्वशासन पर जो है फोकस किया था। आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिनसे वे स्वशासन, ठीक है, की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। इसके तहत पंचायतों के काम सौंपे जा सकते हैं अपने आप में। यानी कि आप जानते होंगे पंचायतों के माध्यम से जो ग्रामीण शासन सुशासन होता है उसको प्रधान के स्तर पर और अन्य अलग अलग जो अधिकारी और जो अन्य राजनीतिक लोग होते हैं उनके माध्यम से उसको साकार करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, जो अलग अलग समितियां हैं, मैंने कई बार आपसे कहा है कि बलवंत राय मेहता समिति हो गया, आपका जो है अशोक मेहता समिति हो गया, ठीक है, इसके अलावा जीवी राव समिति हो गई, एल एम सिंघवी समितियां हो गई। इनकी स्थापना किस किस वर्ष की गई थी और इनकी क्या क्या अनुशंसाएं रही हैं, इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और 73 एंड 74 अमेंडमेंट जो रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप में गांधी के सुशासन और स्थानीय या ग्रामीण सुशासन पर जो उनके विचार थे उनको भी आप लोग मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप में तैयार कर लीजिएगा। यहां पर प्रश्न बनते हैं, भाई साहब बैठे मत रहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, चुप्पे एकदम से बिल्कुल गुलगप्पा ऐसे जीवन क्या बना लेते हैं आप लोग, एकदम से शांत हो जाएंगे, एकदम से एक्टिव रहना सीखिए ना, खाया पिया करिए। अब फास्ट होंगे फिर भी अपने आप को एक्टिव रखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी व्रत है
तो आप लोग जितना डेली खाना खाते होंगे व्रत में आप लोग और खाना खाते हैं भर भर के ट्रक। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना। संकल्प कैसा? अपने विचारों, अपने मन के जो आपका नेगेटिव मन है उसके अगेंस्ट में संकल्प लेना। अपने पढ़ाई के प्रति, अपनी पढ़ाई की ईमानदारी के प्रति, अपनी कर्मों और अपने धर्मों के प्रति हमें क्या करना होता है? व्रत लेना होता है, संकल्प लेना होता है और कम से कम खाना खाना होता है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो। अपने आप पे ठूस ठूस के नहीं खाना होता है व्रत में, ठीक है? जो भर भर के आप लोग खाते हो सब, क्या कहते हैं, कोई कुट्टू की रोटी पूरी खाएगा, कोई क्या कहते हैं कुछ अलग ही खाएगा, कोई साबुदाना रामदाना खाएगा। इतना ही खाना तो फिर फास्ट कह रहे हो? फिर फास्ट का कोई मतलब ही नहीं आता है। आप लोगों ने अपने ही परंपरा, अपनी संस्कृतियों को भूल करके नया नहीं क्या क्या करने लग गए हैं आप लोग। इतना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? व्रत क्या मतलब होता है? नॉर्मल जस्ट आप फ्रूट्स और जो भी आप पानी आदि होगा उस पर आप रहिए, लिक्विड पे रहिए, लिक्विड जो भी आप मटेरियल हो। अनाज नहीं खाना चाहिए, इसीलिए कई बार लोग अनाज छूते नहीं। अरे अनाज छूने से व्रत खंडित नहीं हो जाता है बॉस, ठीक है? अनाज खाना नहीं चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? अनाज तो स्वयं अपने आप में देवता का प्रतीक होता है ना, अनाज स्वयं देवता है। अक्षत की पूजा करते नहीं करते हैं आप लोग चावल की? तो फिर चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए बॉस आपको सत्य कथन का चयन करना है। अब आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 6 जनवरी 2025 को सिक्किम में देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र है ये, इसलिए आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, हर वर्ष जो है 24 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है बॉस। अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, बस यहीं पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है आपको। सही नहीं है यह बताना है, सही है यह नहीं बताना है आपको, ठीक है? चलिए, तो हर वर्ष 24 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। क्या ये इस वाला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है बॉस? मुझे तो नहीं सही लग रहा है। आपको सही लग रहा है तो बताइएगा। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन ये वाला नहीं सही लग रहा है। तो अगर ये सही नहीं लग रहा है तो क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो यही नहीं सही, यानी कि केवल 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है? चलिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो मंत्री जी हैं राजीव रंजन जी, इन्होंने ही 6 जनवरी 2025 को सिक्किम में, ये प्लीज याद रखिएगा कि भैया देश का पहला मत्स्य पालन जो जैविक मत्स्य पालन जो क्लस्टर केंद्र है, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे सर सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम से एक प्रश्न और बनता है आपके एग्जाम में कि पहला जैविक राज्य के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो जो पहला जैविक राज्य है, यह भी ध्यान रखिएगा, पहला यह जैविक राज्य है, क्या है? पहला जैविक राज्य। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पहला ऐसा राज्य सिक्किम है जहां पर जैविक खेती की जाती है अपने आप पे। यह एक बड़ी बात है। तो पहला जैविक राज्य कौन सा है बॉस? सिक्किम है, ठीक है? चलिए, यह जैविक मछली क्लस्टर किसानों की आय को बढ़ाएगा निश्चित तौर पर। जलीय कृषि, यानी कि जो हमारा एक तरीके से एक्वा कल्चर है अपने आप में, और जो जलीय कृषि, इसको बढ़ावा देगा और इसको स्थिरता प्रदान करेगा। हर वर्ष 21 नवंबर को, क्या 21 नवंबर को, और यहां पर क्या लिखा था बॉस? 24 नवंबर लिखा था, तो यही रॉन्ग था। तो हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है? चलिए, ये सारे प्रश्न जो जो यहां पर कराए गए हैं सबके सब क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? चलिए, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में आपको सत्य कथनों का चयन करना है। नंबर 1 कथन क्या हो जाएगा आपके सामने? डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विस्तार अभी इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक बात है। टेलीमेडिसिन सेवा में वृद्धि की गई है, ठीक बात है। स्वास्थ्य पर जीडीपी का 10% कर दिया गया है, नहीं बस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया गया इसमें, तो बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 से, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें से बी वाला हो जाएगा सही। आपके अकॉर्डिंग 214 का क्या उत्तर सही होगा आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको आता है तो। चलिए, और हेल्थ पर ये जो है ओनली 2% जीडीपी है तो टोटल उसका बजट का। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका टारगेट अल्टीमेटली 2023 का अगर आपने प्री का एग्जाम दिया होगा और अगर प्री आपका क्वालिफाई हो रहा होगा तो आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जितने पैसे में आपको अन्य संस्थान सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं, उतने पैसे में हम लोग आपको जो है ना सिर्फ टेस्ट सीरीज देते हैं बल्कि डेली विहाप पे आपको अनसर्टेन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जीएस को छोड़ करके बाकी जितना भी सेगमेंट आपका पत्र लेखन, पत्राचार और कंप्यूटर और आपका एसए आदि का, उन सभी के वीडियो लेक्चर और उनके नोट्स प्लस
जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन आदि होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन पर आधारित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको करंट और निबंध में आपके सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे, और ऐसे का भी वीडियो और उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये सारा और काम आपको इस पर कराया जाएगा। जूम मीटिंग के साथ आपकी बातचीत कराई जाएगी, तो आपकी कॉपी चेक होगी, आपको जीएस का टेस्ट दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, उसकी कॉपी चेक होगी, उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। ये सारी चीजें यहां पर आपको एक एक करके दी गई हैं। मौका है आपके पास, दस्तूर आपके पास है, आप चाहे तो मौके का सही फायदा उठा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप जानते होंगे कि हम लोगों ने 45 प्लस सिलेक्शन जो है विगत 4 वर्षों में दिया है अपने आरों में, और वो भी ऑथेंटिक रूप से दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें एडमिशन लेंगे, और इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो यहां पर दिए गए हैं, इन पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बॉस, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 215 आ गया है। 215 आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जो है जारी की गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बताएंगे। WHO के द्वारा, IMF के द्वारा, या फिर विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा, बताइएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 2015 में होती है, आप जानते होंगे। ठीक है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइएगा बॉस इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की गई है? आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं और आप लोग मुझे इसका उत्तर जरूर बताएंगे। गूगल करिए, कैसे भी करिए, बताइए और बताया करिए। खाली बैठ करके ऐसे आप लोग बताइए। इतने सारे लोग आप देखते हैं वीडियो, लेकिन पता नहीं क्या आपको प्रॉब्लम है कि आपसे जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्यों। जब मैडम जी या बाबूजी पूछते होंगे आपसे कुछ तब तो आप बता देते होंगे, तो यहां पर जब टीचर आपसे पूछे तो तब क्यों नहीं बताते हैं? और नहीं बताइएगा बॉस तो क्या होगा? जीवन डल्लफ बन जाएगा, बैलगाड़ी बन जाएगा। ठीक है, फिर हाँकते रहिएगा अपने आप जीवन को, जीवन बैलगाड़ी बन जाएगा। सही तरह मैं आपसे, हाँ, फिर डंडा लेके हाँकते रहेंगे अपने आप को, खुद को। इसलिए जो पूछा करो उसका आंसर जरूर दिया करिए। अब दिमाग कॉल आने पर लगा हो तो एक अलग बात है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही फ्यूचर जॉब रिपोर्ट जारी की गई थी। मैं सही हूं या गलत हूं मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर सही आपका। ठीक है, चलिए सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आने वाला जो दशक है 2030 तक में वैश्विक स्तर पर करीब 170 मिलियन जो है नई नौकरियां आएंगी। ये जो रिपोर्ट अभी फ्यूचर जॉब रिपोर्ट आई है, फ्यूचर जॉब नाम ही क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब, यानी कि भविष्य में नौकरियां कौन कौन सी आएंगी, कहां कहां पर कमी होगी, इन्हीं को लेकर के ही एक रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया कि भाई आगे जॉब को लेकर के क्या स्थिति होने वाली है। जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में क्या हुआ था, जो है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की गई थी। याद है आपको, मैंने कराया था प्रश्न। हरियाणा सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की है, यानी कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है उन जरूरतों के आधार पर वर्तमान में नए नियमावली आदि और नए कार्य करना ही उस डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का एक उद्देश्य था। तो अभी इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई वो कही गई कि भैया आने वाले समय में किसमें कमियां होंगी, किसमें बढ़ोतरी होगी। तो अगर हम ये डेटा अगर हम अभी आकलन इसका कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आज वर्तमान में अगर हमें कुछ कमियां नजर आती हैं फ्यूचर को लेकर के तो हम उसको पूरा कर लेंगे आज में। वही ये बातें कहती हैं। अब इस पॉइंट के अलावा जो है इसमें कई सेक्टर्स की नौकरियों में जो कई सेक्टर्स की नौकरियों में गिरावट भी आएगी। अलग अलग सेक्टर में सिंपल सी बात है, हर सेक्टर बूम पे जाएगा ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई सेक्टर तो डाउन जाएगा। लगभग 92 मिलियन यानी कि 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अरे बाप रे, ठीक है। और आने वाले 5 सालों में कृषि श्रमिकों और ड्राइवरों की नौकरियों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है बढ़ोतरी होगी। जबकि लिपिक और जो कैशियर संवर्ग की नौकरियों में कमी देखने को मिल सकती है। AI, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी क्षेत्रों में कौशल की मांग बढ़ेगी, जिससे इस क्षेत्र में नौकरी बढ़ेंगी। मैंने कई बार कहा आपसे भैया कि आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने नए नए स्किल्स को सीखिए ताकि जॉब में आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए इन फ्यूचर। अब चूंकि ये चर्चाओं में है तो लगे हाथ हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है कि कब होती है? 1971 में होती है। और ये विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में एक गैर लाभकारी संस्था है अपने आप में, यानी कि कहां पर इसका मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड में है। ये देखिए इसका पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। चलिए अब आप बताइए 216 नंबर क्वेश्चन भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा रोडमैप के संदर्भ में आपको सरकथन का चयन करना है। नंबर 1, 2030 तक 500 गीगावाट गैर फॉसिल क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल डन बात है।
इसमें ऑफशोर विंड एनर्जी शामिल है, ठीक बात है, या केवल सौर ऊर्जा तक सीमित है? तो यह बात नहीं सही है बॉस। 1 और 2 सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करना है। यानी इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 2002 में होती है। कब? किसकी? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की। आप बताइएगा कि क्या यह वास्तव में पॉइंट सही है कि राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, आप जो कि मानव की तस्करी होती है उसके संदर्भ में आपको बताना है, तो क्या यह पॉइंट वास्तव में सही है या नहीं सही है? मुझे लगता है कि नहीं सही है, या सही है? नहीं सही है। दूसरा, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 11 जनवरी को इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो यहीं पर प्रश्न उत्तर दोनों लिखा हुआ है बॉस, ठीक है, केवल 2 होगा इसमें से, बी वाला होगा, बी इज द राइट आंसर, केवल ये सही है। सही है पूछा है ना आपसे, ये रॉन्ग है आपका। शुरुआत 2002 में नहीं होती तो कब होती है बताइएगा मुझे आप लोग, ठीक है। चलिए 11 जनवरी को जो है इसकी शुरुआत होती है यहां पर, मतलब दिवस को मनाया जाता है, जानते होंगे, ठीक है। और यह दिवस जो है मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इससे खिलाफ संघर्ष के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। इसीलिए पहला जो कथन था वो क्या था? रॉन्ग था अपने यहाँ पे। 2007 में इसकी स्थापना मनाए जाने की शुरुआत होती, ना कि 2002 में हुई थी, ठीक है। दूसरा, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 11 जनवरी को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 11 जनवरी को, जो कि यहां पर पॉइंट लिखा हुआ था आपसे। वर्ष 2010 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा जनवरी महीने को मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए समर्पित किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है जो बाल श्रम है, मानव तस्करी है, अवैध व्यापार आदि पर भी फोकस किया गया है। आर्टिकल 23 और 24 क्या है बॉस? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल आपका जो आर्टिकल 23 एंड 24 जो आर्टिकल है, ये क्या है बॉस? ये बहुत बार पूछा है, और तुरंत आप इसको हैंड टू हैंड क्या करिए, रेडी करिए। आर्टिकल नंबर 23 एंड यानी कि और 24, ये कौन सा आर्टिकल, क्या कहता है? आर्टिकल 23 और 24 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तुरंत गूगल करिए और देखिए, बताऊंगा नहीं मैं बॉस, क्योंकि कलम आपकी चलनी चाहिए और नोट कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा भी हिंट दिया था अभी एक मिनट पहले, समझ गए होंगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं समझ गए होंगे तो क्या कीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करना। ये जो राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, यानी कि सब कुछ बढ़िया हो, बेहतर हो, ग्रीन हो अपने आप में, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उस पर हम रोक लगा सकें, तो इनके लक्ष्यों में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसमें वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण गतिविधियां भी शामिल है, सिंपल सी बात है। वनारोपण भी शामिल है। आप जितना ज्यादा जंगल लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? फायदा होगा, उतना ज्यादा हम कार्बन पर कमी ला सकेंगे, अपने आप पे CO2 को रोक सकेंगे अपने आप पे, ठीक है। और जल संरक्षण गतिविधियां यानी कि वाटर कंजर्वेशन, जिसके लिए कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध जो है होगा, जो किसके लिए होगा? आपके जल के लिए होगा, कहा भी जाता है, क्योंकि आप लोग ब्रश करते रहते हैं, पानी का टैप छोड़ देते हैं, गिरता रहता है ना। एकदम से पानी मोटर चलाएंगे समरसेबल तो पूरा टैंकी घंटों भर पानी गिरता रहेगा, आप मदमस्त रहेंगे अपने आप में। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पानी से जो है लीक कर गया है पाइप से, आप देखेंगे कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे अपने आप पे। तो ये सब क्या है? ये आप इंसान की क्या है? बेवकूफियां हैं, क्या कह लीजिएगा। यह केवल औद्योगिक संस्थानों तक सीमित है? नहीं बॉस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और कार्यक्रम का लक्ष्य SDGs हासिल करना, यानी कि जो भी हमारे जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 जो गोल्स आप जानते होंगे, उन 17 गोल्स को हासिल करना इस राष्ट्रीय ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लक्ष्य है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये तो रॉन्ग है। तो 1, 2, 4 कहां पर? तो बी वाले ऑप्शन में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आ रहा है ना आपके? चलिए बढ़िया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया विजन के संदर्भ में भी आपको जो है सत्य कथन का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट, भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा सरकार लगातार विगत कई वर्षों से जो है इस पर काम कर रही है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। दूसरा, नीति का लक्ष्य 2030 तक 2 लाख स्टार्टअप तक पहुंचना है। बहुत बड़ी बात है अपने आप पे, इतना टारगेट रखा सरकार ने, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल IT सेक्टर तक सीमित है? नहीं बॉस, केवल IT सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं,
केवल आईटी सेक्टर तक ही स्टार्टअप थोड़ी ना खड़ा करेंगे, स्टार्टअप तो हम लोग अलग अलग सेक्टर में खड़ा करेंगे, और केवल आईटी सेक्टर में ही अगर स्टार्टअप हम रखेंगे, टारगेट रखेंगे, तो फिर तो अलग क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। समग्र विकास जब हम करेंगे, जब हम पूरे हर क्षेत्र में जब हम विकास करेंगे, जब हम हर क्षेत्र में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के देश का विकास होगा। इसलिए यह केवल आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीति में फिनटेक, हेल्थ टेक और ग्रीन टेक पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही और 4 सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर बॉस। ध्यान रखिएगा, यह भी कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, कब किया गया बॉस बताइएगा। तो ए वाला कथन है कि बी वाला कथन सही है कि आपका सी वाला कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही होगा बताइएगा मुझे। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया मेरे अकॉर्डिंग 20 जैन 2025 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 20 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग। ठीक, ये सब जो भी महत्वपूर्ण आयोजन आदि होते हैं ना, उन पर प्रश्न बनता है कई बार आपके एग्जाम में। अब आप उसको स्किप कर देंगे तो क्या होगा, दिक्कत करेगा आपके लिए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, यह ऐतिहासिक आयोजन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष के तहत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण चुनौतियों का समाधान करना है। एक टर्मिनोलॉजी यहां पर आ रही है, धरती आबा। आप मुझे बताओ कि धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है? मैंने कई बार कहा है, बताया है आपको, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है? बताइएगा, मैं बताता हूं आपको, बिरसा मुंडा जी को। किसको? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को ही जो है धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे, इन्होंने जनजातीय अधिकारों के लिए जो है अंग्रेजों से लोहा लिया था, और बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनका रहा जनजातीय क्षेत्रों में। जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति, खेत खलिहान को बचाने के लिए, जल जंगल और जो है जमीन को बचाने के लिए इन्होंने एक व्यापक जन आंदोलन किया था आदिवासी क्षेत्रों में। इसलिए इनको धरती आबा यानी कि धरती के भगवान के रूप में जो है माना जाता है। झारखंड में इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बिरसा मुंडा जी के बारे में जो है बहुत बार प्रश्न आपके एग्जाम में आया, प्री में भी आया है और जो है मेंस में भी आया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बताइएगा कि अभी हाल ही में बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी 2025 में? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, इसको मुझे बताइएगा कि बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। ठीक है, चलिए। अब इसमें 2 पॉइंट और है, एक दो, कि कॉन्क्लेव के बाद 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के प्रयासों के तहत, सिकल सेल एनीमिया डेफिनेटली आप लोग जानते ही होंगे, और इसको खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक का रखा गया है। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अभी हाल ही में सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक किया है? आप कहेंगे 27 तक। इसके प्रयासों के अंतर्गत 21 से 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कौशल भवन में सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूकता फैलाने और परामर्श पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखते हुए राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ भी जो इसमें क्या है शामिल है। तो सिकल सेल एनीमिया भी अपने आप में जो है एक बीमारी है अपने आप में, और इसको दूर करने का लक्ष्य जो है यानी कि इसको उन्मूलित करने का यानी कि पूरी तरीके से इसको खत्म करने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक रखा गया है, और 2047 में ही विकसित भारत का भी लक्ष्य रखा गया है। यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए 221 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके सामने? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता योजना के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कथन का चयन करना है। नंबर 1 पॉइंट है, ओलंपिक तैयारी हो तो विशेष कोचिंग इसमें शामिल है। ठीक बात है। खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण भी का अवसर मिले, यह भी इसमें शामिल है राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता के अंतर्गत। ठीक है, या केवल क्रिकेट खिलाड़ियों पर लागू है? नहीं भाई साहब, जब राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता कार्यक्रम है तो इसमें सभी खेल शामिल हैं। ठीक है, सभी खेल है, नॉट ओनली क्रिकेट। और क्रिकेट को खेल तो आप बर्बादी होते हैं ज्यादा। खेल विज्ञान और पोषण पर जोर दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 से इनके 20 द राइट आंसर। ठीक है,
221 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। योजना सभी खेलों के लिए केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत को 2027 तक एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है और यह खेलों के आर्थिक विकास, जन भागीदारी, शिक्षा में खेल को एकीकृत करने और एक मजबूत एथलीट केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। नीति केवल पर्यटन को बढ़ावा देने, खेल विनिर्माण को मजबूत करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रतिभा पहचान व विकास प्रणाली को क्या करना है, विकसित करने पर जोर देता है। ये उन खिलाड़ियों की पहचान करेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं छुपे हुए हैं। छुपे मतलब कि उनको जो है वो सम्मान नहीं दिया गया या फिर उनकी उस प्रतिभा को पहचानते हुए उनको एक अवसर नहीं दिया गया। और प्रतिभा को पहचान करके उसको अवसर देना ही सरकार का जो है मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रतिभाओं की पहचान करना सरकार का उद्देश्य है, लेकिन आप सोचिए कि हम केवल पैसा देकर के हम गेम में चेंज जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, हम केवल धोखाधड़ी से सेलेक्ट हो जाएंगे, तो यह गलत बात है। समानता जरूरी है, पारदर्शिता जरूरी है और इसी के लिए सरकार राष्ट्रीय खेल नीति के अंतर्गत जो है हर खेलों पर जोर दे रही है, हर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही, प्रोत्साहन जो है राशि भी दे रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार जो कुछ कार्य कर सकती है कर रही है अपने आप पे व्यापक स्तर पर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 221 नंबर था क्वेश्चन। चलिए 222, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बॉस, आप मुझे बताइएगा कि इसका जो उत्तर एग्जैक्टली है वो क्या हो जाएगा। बालिका दिवस, ओजोन दिवस, बालिका दिवस कब लिखा है, 23 जनवरी को लिखा है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को लिखा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर लिखा हुआ है और जल दिवस 22 मार्च को लिखा है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी गलत सुमित है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसका उत्तर आप मुझे जरूर बताएंगे और हर हाल में बताएंगे। मैं आपसे तमन्ना, आपसे ख्वाहिश, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जो है आंसर देंगे, यह भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं पूरी ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। 30 सेकंड है आपके पास, सोच लीजिए, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, आप जो कुछ कर सकते हैं करिए, लेकिन उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे अपेक्षा यही करता हूं। देखो, तभी हमारी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी ना, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में, नहीं तो फिर आप बोर हो जाएंगे, ऐसे करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो सुमेलित नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है, तो इसमें से ए वाला हो जाएगा, यानी कि बालिका जो दिवस है आपका वो 23 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। तो अगर 23 जनवरी को बालिका दिवस नहीं मनाया जाता है तो आप मुझे बताओ कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यह भी मुझे उत्तर बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 24 जनवरी को एक अन्य प्रमुख दिवस और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बताइएगा कि 24 जनवरी को एक अन्य दिवस क्या और मनाया जाता है। ठीक, चलिए, यह दिवस लड़कियों के अधिकार, शिक्षा, कल्याण को उजागर करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में इसको देखा जाता है। 2008 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था इस दिवस को। किसको, ये जो आपका जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाने पर ऐसा माहौल बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जहां वे लैंगिक भेदभाव की बाधाओं के बिना आगे बढ़ सके। लेकिन दिक्कत है क्या कि सिर्फ दिवस सिर्फ किताबों में चलते हैं और वर्कशॉप और सेमिनार में दिवसों को बनाया जाता है, धरातल पर इन दिवसों का कोई असर देखने को मिलता नहीं है। किसी घर में कोई बड़ा से बड़ा फैमिली हो, अगर उस घर में किसी लड़की अगर पैदा हो जाए, जाने अनजाने जैसा भी हो जाए, आप देखिएगा कि उस घर में, जिस घर में बालिका जन्म लेगी, उसमें अगर सबसे पहले किसी का मुंह बनेगा ना, तो एक महिला का ही मुंह बनेगा। आप इसको गौर कीजिएगा, कभी कभी आप अक्सर जो है इस पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। जिस घर में किसी के घर में बच्ची जन्म ले, आप देखिएगा महिलाएं ही, खासकर अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएंगे तो एकदम से महिलाएं जब बैठेंगी और डिलीवरी हो जाएगी गांव वगैरह में, तो कहेंगे अरे बहनी वो कौन न करम नाय नी किन ना, भगवान बिटिया दे दी नहीं, नेक सुख राखे उनका बिटिया का, तो ठीक है। अब आगे भगवान अगली बार एक लड़का दे देती तो ठीक रहा था, तो एक बिटिया लड़का हो जाए तो बढ़िया रहा था। भगवान पैसों ना ध्यान है, बिटिया हो गई है, देखो फिर कौन कर्म की रही। महिलाएं ही गपचप करेंगी अपने आप पे, बताइए, पुरुष नहीं करेगा इस मामले में। अब देखिए, नोटिस कभी कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात है,
बालिकाओं को आगे बढ़ने पर विशेष जोर देना चाहिए और बालिकाओं को उनके हक के लिए उनका डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए कि आप अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकारों को जो है प्राप्त करने के लिए आप अपना डिसीजन स्वयं ले सकती हैं। ये नहीं कि जब हम कहेंगे तब विवाह करोगे, जब हम कहेंगे तब तुम्हें कपड़े पहनने, जब हम कहेंगे तब तुम्हें यहां जाना पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालिकाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए और अपने भविष्य के लिए अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए, तब जाकर के महिलाएं सशक्त होंगी। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूं ना, बात कई बार कहता हूं कि बड़े बड़े मकानों, बड़े बड़े बिल्डिंगों में चमकती लाइटें, चमकते पर्दों के बीच महिलाओं की चीखें नजर किसी को आती नहीं है बॉस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पढ़ने से अगर आप केवल एजुकेशन लेने से अगर आप सोचती हैं कि आप सशक्त हो गई, ऐसा नहीं होता है। चलिए, केंद्र सरकार ने 2015 में प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी की थी। बड़ा अच्छा अभियान था अपने आप में। और 2015 में अभी हाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने साल पूरे हो गए हैं? 10 साल पूरे हो गए हैं। तो यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 223 नंबर। ठीक है, चलिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, ये सब फैक्ट खूब पूछता है एग्जाम में। इसको रेडी कर लीजिएगा अलग से आज ही क्लास के बाद। तो इसमें से आप नोटिस करेंगे तो इसमें से यह भी सही है बॉस और यह भी सही है। अब अलग से आपके एग्जाम पूछ लेगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे बॉस रामा सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। ठीक है, सी वाला। अरे भैया, इसको ये पॉइंट यहां पे हटा दीजिएगा। ये हाल ही में रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी में 30 जून 1958 को जन्मे न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम को सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीश भी अपने आप में यह रह चुके हैं। ठीक है, 2019 में उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उसी वर्ष बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एनएचआरसी के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए हैं और एनपीसीआर के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो पिछले सप्ताह आयोग के सदस्य के रूप में भी शामिल हुए थे। ये भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अब अगर चर्चाओं में रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो लगे हाथ हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अगर स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में क्या हुई है? पूछी गई है। आयोग में सामान्य तौर पर एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य भी होते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। यह भी फैक्ट कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। यह भी फैक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जितने फैक्ट आप यहां पर देख पाएंगे सबके सब फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी पैरामीटर्स के आधार पर आप राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियां आयोग और अन्य जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में आप इनके बारे में ऐसे इसी पैरामीटर्स के आधार पर आप तैयार कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी यानी कि अगर कभी भी ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो ह्यूमन राइट कमीशन क्या करता है? एक्शन लेता है उस पर। ठीक है, यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। किसके? जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित भी किया गया है इससे अपने आप में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। नंबर 1, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसका कुल बजट कितना है? इतना दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ किसानों और जोखिमों के कवरेज को प्रदान करना है। ठीक है, ये हटा दीजिएगा, इतना हटा दीजिएगा।
तो इसमें से यह भी सही है और यह भी सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट कितना है 59,515.71 करोड़ रुपए है। ये जो आपका ये फंड है, इसको याद रखिएगा, कई बार आप एग्जाम में ऐसे जो है चीज के बारे में पूछ लेता है आप एग्जाम में। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ किसानों को जोखिम कवरेज प्रदान करना, इसका क्या है? अल्टीमेटली इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ एक फैक्ट और दिए गए हैं, जैसे कि 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अनावरण किया गया था। अब ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ये कब इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को 88% छोटे और सीमांत किसान हैं और इनमें 57% किसान अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। पिछले 8 वर्षों में किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। ये सब कुछ फैक्ट दिए हैं, आप चाहते हो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था? बड़ा अच्छा पॉइंट यह भी है आपकी कि रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को जो है सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो 2025 को। बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर। तो सुधारों का वर्ष क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए तरीकों को इजाद करना और उस पर इनोवेशन करते हुए उसको आगे बढ़ना, यानी कि हम और कितना डेवलप अपने जो है चीजों में कर सकते हैं, वो इसमें बातें कही गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना है, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचार में सक्षम हो। आप जानते होंगे आजकल डिफेंस सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए तरीके, नए नए इनोवेशन रिसर्चेस हो रही है। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि हम अपने सशस्त्र सेनाओं में इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपने डिफेंस सेक्टर को क्या करें और मजबूत करें। ये इसका लक्ष्य, यानी कि हम सुधारों का वर्ष, यानी कि डिफेंस सेक्टर में कितना और सुधार कर सकते हैं, यही इसका लक्ष्य है। और 2025 को जो है सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट, बस इतना पॉइंट है। अब आपके सामने छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आपका लक्ष्य 2025 का 26 का अगर आपका पीसीएस का लक्ष्य है और साथ ही में आप आरओ की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पीसीएस के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहां पर प्री प्लस मेंस के वीडियो लेक्चर्स, उसके आपके नोट्स इंग्लिश फॉर्म में, और इसके अलावा जो है आपकी मेंटरशिप, सीसेट, हिंदी आपका, इसके अलावा पीवाईक्यूज, चाहे वो प्री के पीवाईक्यूज हो, चाहे आपको मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, टेस्ट सीरीज आपकी प्री प्लस मेंस की, ये सब चीजें समग्र रूप से इसमें इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और इंटरव्यू तक अगर आप जाते हैं, तो वहां पर आपकी सारी फीस भी हम लोग रिफंड कर देंगे। इंटरव्यू का परिणाम सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी होता है, आपकी फीस हम लोग रिटर्न कर देंगे। आपकी पर्सनल गाइडेंस, इसमें करंट अफेयर्स के वीडियो, आर्टिकल्स के वीडियो, मैगजीन जो भी होती है, एक चीज आपको इसमें कराई जाएगी। और पूरा कोर्स लेने के बाद किसी बाहरी सोर्स पर आपकी डिपेंडेंसी जो होती है वो शून्य हो जाएगी अपने आप पे। ठीक है, अगर इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कह पाएंगे सर हमारा कोर्स नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप भरोसा कर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, या कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज में। आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए कि जो घटना स्टार मैगजीन आई है, क्या हम लोग उसको कराएं या जो अभी आई दृष्टि जो आई है उसको कराएं? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अपने आप को शांत, सुखद और बेहतर स्थिति में रखने का प्रयास कीजिए और संकल्पों को मजबूत करते हुए व्रत का अनावरण कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।